जैन दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेथड ऑफ अर्थमेटिक मीन। इसमें बेसिकली तीन मेथड होते हैं, कंबाइंड अर्थमेटिक, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन। इसको हम लोग थोड़ा डीप में जानेंगे, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अर्थमेटिक मीन का हम लोग और ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन का यहाँ पर हम लोग डिमेरिट, मेरिट, यूज सब कुछ देखेंगे और फॉर्मूला भी देखेंगे हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन का, जो कि बेसिकली थोड़ा सा देखोगे तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिकली टर्म आता है। अगर आप बच्चे समझ रहे हो कि इंपॉर्टेंट क्या होगा इस पूरे फर्स्ट सेमेस्टर में जो हम लोग पढ़े जा रहे हैं, तो उसको मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं मैं बताते रहूंगा। जैसे कि ये अर्थमेटिक मीन जो है वो 5 मार्क्स और 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो बिना देरी के चलो अपने शुरू करते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन क्या चीज है। सबसे बेसिक, सबसे आसान अर्थमेटिक को निकालने का फॉर्मूला जो है वो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन ही है। तो लाइन बाय लाइन देखते हैं इसको है क्या। उसके पहले मैं अगर पहले का वीडियो मेरा देखे होगे प्लेलिस्ट में, तो ये मालूम हुआ होगा कि अगर कोई वेरिएबल है और साथ साथ वो कितने टाइम से, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी दी रहती है, तो हम लोग उसका वैल्यू या अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं। ठीक उसी को जो हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, उसी को थोड़ा फॉर्मूले के टाइप में लिखा गया है और यहाँ पर कंबाइंड अर्थमेटिक मीन बन जाता है। तो यहाँ पर एजप्शन होगा, यानी कि थोड़ा कुछ लेट करना पड़ेगा, तो उसको लेट कर लेते हैं। इतना देख के घबराना नहीं है, आपको बस ये याद होगा ना, तो ये ऑटोमेटिक लिख दोगे। थोड़ा सा भी इंग्लिश या थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने आता हो तो। इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन कंबाइंड टुगेदर। कहता है कि ये एक अर्थमेटिक मीन का मेथड है जो कि हम लोग दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को यहां पर जोड़ देता है। यानी कि एक ऑब्जर्वेशन अलग है, दूसरा ऑब्जर्वेशन अलग है, दोनों को मिलाकर अगर अर्थमेटिक मीन निकालना है तो यहां पर उसको जोड़ना पड़ता है और ये बन जाता है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, जैसे कि इसका नाम ही है। लेट फर्स्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि पहला जो ऑब्जर्वेशन है कुछ इस तरीके का है कि उसमें n1 नंबर है। ये 1 देख के बच्चे बहुत थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा अजीब ही ढंग से देखने लगते हैं। 1 2 यहाँ क्या करने आया है, कठिन लगने नहीं, बिल्कुल नहीं है। तुम अभी 1 को हटा दो, अपने मन में से 1 को हटाओ। चलो देखो यहाँ पे ये भी हटाओ। कहता है कोई एक n ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी कि n1 n2 x1 x2 x3 करके xn तक नंबर है। यहां पर उसका मीन जो है वो x बार आएगा ना आएगा। तो उस ऑब्जर्वेशन का अगर मीन लिए तो ये आया, ठीक है। अगर मान चलो कि हम दोबारा चीज लेंगे तो सेम हो जाएगा, इसलिए हम 1 2 लिख दे रहे हैं। यहां पर जो पहला ऑब्जर्वेशन ढेर सारा है वो n1 का लाया, और उसका ऑब्जर्वेशन पहले ऑब्जर्वेशन का जो है वो x बार 1 का लाया। ऐसे दूसरे सेट के लिए ऑब्जर्वेशन देखो तो n2 का लाएगा, यानी कि उसमें n2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और उसका जो है हम लोग यहाँ पर x बार 2 से मीन को डिनोट कर रहे हैं। इतना बात समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। If combined the set are combined together, then arithmetic mean of this combinedly set of observation is called combined mean of which is given as। कुछ नहीं है, जो अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि इतने ऑब्जर्वेशन इसका ये हम लोग का मीन है, दूसरे ऑब्जर्वेशन का ये मीन है। अगर उनको हम लोग जोड़ देंगे तो उसका एक अलग से अर्थमेटिक मीन आ जाता है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कर देते हैं। फॉर्मूला देखो कुछ इस तरीके का है कि जो ऑब्जर्वेशन है उसका कितना अर्थमेटिक मीन आया है, दूसरे ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन कितना है। ये n1 n2 है क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। याद करो जब हम लोग फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला पढ़ रहे थे तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दे रहे थे, अगर ढेर सारे थे तो प्लस कर देते थे। तो वही n जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का काम करता है, तो n से हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा x बार इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2। ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, वैल्यू दिया रहता है, डायरेक्ट पुट करके आंसर यहाँ पर निकाल लेते हैं। सेकेंड जो मेथड है यहाँ पर शॉर्टकट मेथड है। नाम में ऐसा मत समझना कि शॉर्टकट है तो शॉर्टकट एक लाइन में कर लेंगे, नहीं। सबसे आसान फॉर्मूला अभी फिलहाल यही है, ठीक है। इस अर्थमेटिक मीन को निकालने में सबसे आसान फॉर्मूला कौन सा है, यही है। भले से नाम ये है, समय कम लगता है दूसरे के कंपेयर में, इसलिए शॉर्टकट रखा गया है। देखो क्या है शॉर्टकट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, यानी कि दूसरा हम यहाँ पर मेथड पढ़ रहे हैं जो कि है शॉर्टकट। पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिस्क्रीट के लिए पढ़ेंगे। अगर हम लोग की वैल्यू जो है अलग अलग होगी, वेरिएबल जो होंगे, क्लास इंटरवल नहीं होगा तब हम लोग, या फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होगा तब कैसा होगा। देखो यहाँ पर xy जो है वो वेरिएबल है, 10 20 30 40 50 60 तक दिया है। साथ साथ हम लोग को यहाँ पर ये जो कॉलम है जो यहाँ पर है वो खुद से करना पड़ेगा। ये जो इतना चीज है वो क्या करना होगा, खुद से करना होगा। तो कैसे करना होगा, देखो वेरिएबल को पहले लाइन से लिख लेना, हल लिख लिए भैया। चलो उसके बाद देखो इसमें से
तुमको अपने से कोई एक वैल्यू को ले लेना है, कोई एक वैल्यू को ले लेना है। मैं एक छोटा सा टिप दे दे रहा हूं, कौन सी वैल्यू को लेना, पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लिए, हाँ कर लिए। उसमें से सबसे बीच में जो होगा उसी को लेना। अगर बीच में दो वैल्यू आ जा रहा है तब क्या करेंगे, उन दोनों में से कोई ले लेना। लगभग बीच में वैल्यू अच्छी मानी जाती है, आराम से कैलकुलेशन जो होता है वो टफ नहीं होता है। देखो अभी समझ में आएगा, बीच की वैल्यू लगभग लिया हूं तो कैलकुलेशन कैसे होगा, चुटकी भर में होगा। तो यहां पर देखो क्या करना है कि हम लोग ए जो है वो उसको अज्यूम मीन करते हैं, यानी कि हम लोग जो माने हैं यहाँ पर 40 को माने हैं उसको हम लोग बोल दिए ए इक्वल टू 40, यानी कि अज्यूम मीन। मान चलो कि 40 जो है इसका मीन है। मीन तो बीच में क्या होता है, अब समझ में आया थोड़ा सा। अब देखो जो अज्यूम मीन होगा उसको इसमें से माइनस कर देना xi में से, यानी कि 10 माइनस 40, 10 माइनस 40 कितना आएगा, -30 आएगा। बस इसी चीज को लिखना है। देखो जो वैल्यू है उसमें से हम लोग जो 40 माने हैं उसको माइनस कर दोगे तो उसको हम लोग बोल देते हैं डी। क्या बोल देते हैं, डी। तो देखो 10 माइनस 40 -30, 20 माइनस 40 -20, 30 माइनस 40 -10, 40 माइनस 40 0, ऐसे कर 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 20, 60 माइनस 40 तो 20 आ जाएगा। अब क्या करना है कि इसको ना यहाँ पर सम कर लेना है, तो बोलेंगे समेशन, प्लस वाला याद करो, समेशन डी आई। आई इसलिए यहाँ पर वेरिएबल है, आई जो है वो 1 से लेकर कितना वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू, तो यहाँ पर 6 लिख सकते हो या जनरल फॉर्म में n भी लिख सकते हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे, इस सारी वैल्यू को प्लस कर लोगे। देखो अभी बता रहा हूँ, जो टिप लाया था उसका यहाँ पर रिजल्ट दिखेगा। अगर तुम प्लस करोगे तो अपने तरीके से प्लस कर लेना, -30 प्लस -20 माइनस ऐसे करके प्लस कर लेना। लेकिन मैं देखो प्लस करके दिखा रहा हूँ, ऐसे मैं काटूंगा लेकिन काटना मत भैया, नहीं तो समझेंगे गलत करके रखा है। देखो ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस में हाँ हो जाएगा, ये चीज इससे हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ये बचेगा तो लिख दो -30। देखो कितना आसानी से कैलकुलेशन हो गया, बीच में माना गया। तुम यहाँ पर डी का सम निकाल लिए, अज्यूम भी निकाल लिए। अब देखो फॉर्मूला में पुट करो। कहोगे ये सब याद कैसे होगा भैया, तो कहेंगे हम तुम बस फॉर्मूला को याद करो, स्टेप तुमको खुद बताएगा, यानी फॉर्मूला खुद बताएगा कि कौन सा स्टेप को करना है। एक्स बार इक्वल टू जो है वो a प्लस 1/n समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n डी आई, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर ये अज्यूम मीन है, ये फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या टोटल समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है बता दो तो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। यहाँ पर लिख देना, फिर समेशन ऑफ डी आई जो कि हम लोग निकाले थे। इस फॉर्मूला को याद करोगे तो खुद समझ में आएगा। इस फॉर्मूला में हमको क्या चाहिए, अज्यूम मीन चाहिए, हाँ चाहिए, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ये तो आराम से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाता है, समेशन ऑफ डी आई चाहिए। डी आई का याद रखना कि फॉर्मूला क्या होता है, xi माइनस ए, यानी कि वेरिएबल माइनस अज्यूम मीन। अब याद करोगे अज्यूम मीन हम लोग कितना माने थे, 40 माने थे, तो 40 लिख दो। n कितनी है, मतलब कितनी वैल्यू थी, 6 वैल्यू थी तो 6 लिख दिए। अब इसकी वैल्यू कितना आया है, इसका वैल्यू आया -30 लिख दिए। इसको चुपचाप से अब इसको कैंसिल कर दो तो -5, 40 -5 इक्वल टू आता है 35। तो यहाँ पर मीन जो होगा डिस्क्रीट वाले कंडीशन में, देखो बहुत आसान है डिस्क्रीट वाले में। अब कंटिन्यूअस को देखते हैं, अगर डाटा जो होगा कंटिन्यूअस में होगा तब सिंपल सा बात है, जब कंटिन्यूअस बोल देते समझ लीजिए आपको फ्रीक्वेंसी दिया है और फ्रीक्वेंसी को वहां पर ऐड करना पड़ेगा, यानी कि फार्मूले में उसको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्लस कर देना, जैसा फार्मूला होगा उसके हिसाब से यहाँ पर ऐड करना होगा। मैं बता दे रहा हूँ कैसे। कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर देखो जो xi है वो दिया है और फंक्शन दिया है हम लोग का इस तरह का। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने फार्मूले को याद करना है। कंटिन्यूअस का फार्मूला कुछ इस तरीके से है कि कुछ चेंज नहीं है, बस यहाँ पर देखोगे fi है, उस समय क्या था यहाँ पर xi था, यहाँ पर अब आ जाता है fi, बस मल्टीप्लाई कर देना है। फार्मूला देखोगे तो सेम वही है। अब इसके बाद देखो कि फ्रीक्वेंसी दिया है, यहाँ पर डी निकालना है। क्यों डी निकालना है, यहाँ पर डी दिख रहा है, हाँ डी दिख रहा है तो डी निकालेंगे। एक छोटा सा ट्रिक समझो या अपने लर्न करने का तरीका समझो। क्या करना है कि कोई भी फार्मूला, कोई भी स्टेप डेविएशन कर रहे हो, नॉर्मल कर रहे हो या कोई भी कर रहे हो मेथड, तो उसमें से सबसे पहले क्या करो, अब फार्मूला को लर्न कर लो कि ये वाले स्टेप पूछेगा तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और जहां फार्मूला लर्न हो गया तो वैसे ही तुमको मालूम चल जाएगा कि क्या क्या निकालना है। देखो यहाँ पर अज्यूम मीन निकालना है, यहाँ पर n जो है टोटल का सम करना है, यहाँ पर fi को निकाल के di निकाल के उसको मल्टीप्लाई करना है। बस इतना याद रखना कि di से क्या होता है x, जब यहाँ पर di जो है वो हमारा xi माइनस अज्यूम मीन होता है। यहाँ पर di होगा
और यहाँ पर भी DI होगा, तभी तो DI निकलेगा, मिस प्रिंटिंग। ठीक है, देखो यहाँ पर DI कैसे निकालेंगे, एक्साई पहले एज्यूम मीन मान लो, एज्यूम मीन हम लोग यहाँ पर मान लिए 40 मान लिए। ठीक है, अब उसमें से क्या करेंगे, सबको अपने एज्यूम मीन से सबको माइनस करेंगे, मतलब 10 माइनस 40 माइनस 30, 20 माइनस 40 इक्वल टू माइनस 20, ऐसे करते करते यहाँ 60 माइनस 40 20 आ जाएगा। यानी कि जो एक्साई उसमें एज्यूम मीन मान लिया, एज्यूम मीन जो हम लोग का कितना 40, अपने से मान सकते हो बीच में कोई भी नंबर 40 30 कोई भी ले लो, आंसर वही आने वाला है। उसके बाद क्या करना है, जो FI है और ये वैल्यू आया है उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई माइनस 30 माइनस 60, ऐसे करते हुए मल्टीप्लाई करते जाओगे तो ये आएगा। उसके बाद फार्मूला में देखो एज्यूम मीन मालूम है, हाँ मालूम है। एन क्या है, यहाँ पर कैपिटल एन है, ध्यान रखने वाली बात है। कैपिटल एन जो है वो हमारा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का पूरा सम करना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को सम करोगे तो यहाँ पर 13 आएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन FI 1 इक्वल टू I इक्वल टू 1, कितना है टोटल 6 नंबर है, तो यहाँ पर 6 लिख दोगे, इक्वल टू कितना आया 30 आया। इस n को जो है हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, दोनों सही होने वाला है। उसके बाद क्या करेंगे, DI FI को निकाल दिए, तो इसका अब समेशन चाहिए। क्यों समेशन चाहिए, ये देखो फार्मूला में समेशन पूछ रहा है, तो समेशन निकालेंगे तो इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखो 20 30 10 20 30 और माइनस 30 कैंसिल, इसको प्लस कर दो कितना आएगा माइनस 140, तो यहाँ पर समेशन माइनस 140 आया। तो क्या करोगे, यहाँ पर माइनस 140 लिख दोगे, n की वैल्यू 13 है, अज्यूम मीन जो है 40 है। नॉर्मल से इसको काटो, पॉइंट में आता है तो पॉइंट में आए, या एलसीएम लेके कर लो, जैसे तुमको मर्जी, बस ये आंसर तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा। लास्ट नॉट लीस्ट, यहाँ पर हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड को देखेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड अर्थमेटिक का एक अच्छा मेथड माना जाता है। यहाँ पर देख लो, ये भी बहुत आसान है, कुछ हार्ड नहीं होने वाला है इसमें। देख रहे हो, जो इतना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है उतना है ही नहीं, बस फार्मूला को लर्न कर लो। फार्मूला क्या है हमारा, यहाँ पर है अज्यूम, यहाँ पर अज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ UI अपॉन n मल्टीप्लाई C। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, ये जो है समेशन अभी हम लोग UI निकालेंगे। UI जो होता है वो हम लोग का DI अपॉन C होता है। अब पूछोगे C क्या होता है, या यहाँ C क्या होता है, C जो होता है वो हम लोग का होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर अभी क्वेश्चन जब सॉल्व करते जाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा, बस इतना याद रखो। कहीं कहीं पर कॉमन फैक्टर को स्मॉल n से, सॉरी कैपिटल स्मॉल h से डिनोट करके रखा गया है फार्मूला में, दोनों यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ पर देखो XI दिया है, हाँ दिया है, डिस्क्रीट के लिए कर रहे हैं, तो डिस्क्रीट में क्या करेंगे, एक अज्यूम मीन मान लोगे। अज्यूम मीन हम यहाँ पर कितना मान के चल रहे हैं, A इक्वल टू मान चलो यहाँ पर फिर से 40 जो हम लोग लेके चल रहे हैं, यहाँ पर 40 मान लिए। फिर क्या करना है कि अज्यूम मीन से सबको माइनस करते जाना है, सेम यही वाला प्रोसेस करना है। ये देखो ये वाला आया, हाँ यही वाला कर दिए। उसके बाद देखो कॉमन फैक्टर से यहाँ पर डिवाइड कर दोगे किसको, DI को, तो वो हम लोग का U बन जाएगा। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वैल्यू है उसमें सबसे ज्यादा कॉमन क्या हो रहा है। यहाँ पर देखो 10 जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन में चल रहा है, यानी कि 10 30 में भी आता है, 20 में भी, 10 में भी, 0 में भी आता है। 0 मल्टीप्लाई 10 आता है ना, हाँ आता है। 10 20 में भी आता है 10 10। तुम कहोगे कि 10 की जगह हम 5 ले ले तो, 2 ले ले तो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत होने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो समेशन बन रहा है वो एक तरह का कहाँ कॉमन फैक्टर से डिपेंड हो रहा है, हाँ हो रहा है। और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो क्या हो रहा है, कॉमन फैक्टर ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये दोनों जो होते हैं वो बैलेंस कर देते हैं। अगर तुम 10 कॉमन फैक्टर लेके चलोगे तो ये यहाँ पर 10 लिखोगे, यहाँ पर समेशन में उसका डिपेंडेंट यानी कि वो बैलेंस करते जाएगा। 5 लेना है तो 5 लो, 2 लेना है तो 2 लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हो सके तो यहाँ पर मीडियम वाला लिया जाता है, 5 लेके चलना आसान रहेगा। लेकिन मैं तुमको 10 वाले से करके दिखा रहा हूँ कि थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है ईजी पड़ेगा। क्या करना है, 10 कॉमन है ना, तो हाँ है। क्या करोगे, UI जो होता है इस DI से कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दो। 10 से डिवाइड करोगे -3 -2 -1 0 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 20। 10 से बस डिवाइड करते गए, ठीक है। इसको लिख लो, एक को लिख के दिखा दे रहे हैं, 10 इक्वल टू -30 -3 ऐसे आया है। यहाँ तक -30 से 10 से डिवाइड करो 3, ऐसे सब आया है। उसके बाद क्या करोगे, समेशन ऑफ UI कितने हैं पूरे, I इक्वल टू 1 इक्वल टू 6 तक है। तो समेशन करोगे, इसको देखोगे तो पूरा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -3 को यहाँ पर लिख दिया गया है। समेशन की वैल्यू यहाँ पर लिख देना है, क्या लिख देना है, -3। और जहाँ यहाँ पर n की वैल्यू कितना फ्रीक्वेंसी है, स्मॉल है n है, देख लो यहाँ पर ये वाला कंफ्यूजन बच्चों को होता है कैपिटल N और स्मॉल n में। यहाँ पर देखोगे सब 6 हमारी ऑब्जर्वेशन 6, कॉमन फैक्टर लेके चले आए थे 10। अब इसको क्या करोगे, इससे इसको कैंसिल करोगे 1 बार में, यहाँ पर 2 बार में, इसको करोगे 5 बार में, यहाँ देखो -5 आ गया। आखिर में देखो फिर -5 आ गया, अगर -5 लिए रहते तो भी यही आता। उसके बाद देखो
यहाँ पर x बार जो है वो हम लोग का 35 हो गया। पिछले स्टेप में जो हम लोग मेथड से किए थे वहां पर भी डिस्क्रीट के लिए कितना आया था, 35 आया था। यानी कि मेथड अलग अलग होगा लेकिन आंसर जो होगा वो सेम होगा। तुमको क्वेश्चन कैसे देगा, तुमको क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन दे देगा, अगर कंटिन्यूअस वाला पूछना होगा तो कंटिन्यूअस में फ्रीक्वेंसी दे देगा और कहेगा कि इसका अर्थमेटिक मीन निकालिए। अब वो नहीं बोलेगा कि कौन से मेथड से निकालना, जो तुमको आसान लगे उस मेथड से निकाल लेना। मैक्सिमम टाइम जो होता है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का यहाँ पे यूज करते हैं, सिंपल ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये पहला वाला जो है। लेकिन कभी कभार देखो कह देता है कि डिस्क्रीट का यूज करिए या स्टेप डिवीजन का मेथड का यूज करिए, ऐसे जो है वो बोलते जाता है और कह देता है कि करने को। तो तीनों मेथड जो है आपको सीखना जरूरी है। कंटिन्यूअस के लिए देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी दे दिया है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दे दिया है, फार्मूला में पहले पहुंच जाओ, फार्मूला याद हो जाएगा तो सब याद हो जाएगा। इस वाले में देखो हम लोग कॉमन फैक्टर को 5 लेके चले, क्योंकि यहाँ पर 10 लेके चल रहे थे, यहाँ 5 कहने वाले थे ना कि आंसर अलग अलग आएगा, आंसर जो होता है लगभग सेम आने वाला होता है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा सॉरी, यहाँ पर देखो अज्यूम मीन मानना होगा तो 10 मान लिए। एच जो होता है वो हम लोग का क्या होता है, यहाँ बोला था, अभी क्या बोला हूँ, स्मॉल सी या एच दोनों ही जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कॉमन फैक्टर होते हैं। तो इसमें से कॉमन फैक्टर जो है तुम्हारा क्या होगा, किसमें देखना है ये भी तो ध्यान रखना, डी में देखना है कि कॉमन फैक्टर हमारा क्या होने वाला है। डी कैसे निकलेगा, अज्यूम मीन 40 को माइनस करते रहो, अभी तक जैसे करते जा रहे हो, इसको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर समेशन कर लोगे ना, i = 1, कहाँ पर एफ आई 6 है तो 6 = 13, दोनों में इसको एक लिखना है, दोनों सही है। यहाँ पर समेशन कर लिए। अब देखो इसमें से सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, 10 है, पिछले वाले में 10 लिया था, लेकिन इस वाले में 5 लूंगा क्योंकि तुम लोग को थोड़ा सा अलग अलग करके दिखाऊंगा तो समझ में भी आएगा कि तुम कोई भी ले सकते हो। यहाँ पर मैं कॉमन फैक्टर जो है वहां पर यहाँ पर 5 ले लिया हूं, इसको =h भी लिख सकते हो क्योंकि फार्मूला में यहाँ पर h लिखा है, चाहो तो यहाँ से को लो, उससे कुछ मतलब नहीं होने वाला है। बस साइड में तुमको बताते चलना है कि a क्या है, h क्या है, c क्या है, fi क्या है, di क्या है। di जो है यहाँ पर नॉर्मल फार्मूला है, इंग्लिश में बोलोगे क्या, ऑब्जर्वेशन माइनस यहाँ पर अज्यूम मीन। उसके बाद क्या करोगे, ui मालूम है ui क्या होता है, ui होता है di अपॉन कॉमन फैक्टर, di अपॉन कॉमन फैक्टर। 5 था, 5 से डिवाइड करते गए और यहाँ पर ये वैल्यू आया। जहां पर ui आएगा f से मल्टीप्लाई कर देना है, ui जो है f से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर -6 2 -12 ऐसे मल्टीप्लाई करते, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर इक्वल टू में लिख दोगे क्योंकि यहाँ fi और ui है, मल्टीप्लाई किया ये लिखे। यहाँ पर समेशन चाहिए तो यहाँ पर समेशन किए और -26 आया, यहाँ पर -26 आया, लिख दिए। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। और यहाँ पर देखो अज्यूम मीन जो है 40 माने थे, कॉमन फैक्टर जो था 5 माने थे, यहाँ पर नॉर्मल बस इसको 2 और यहाँ पर -10, यहाँ पर देखो 2 आ गया -10, फिर यहाँ पर आ गया 30। दिमाग में ये बात चढ़ा लो, क्या चढ़ा लेना है कि कंटिन्यूअस में फंक्शन आता है मतलब फ्रीक्वेंसी आती है और फॉर्मूला में जो होता है कैपिटल N आता है, मतलब समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये इस वाले कंटिन्यूअस वाले में देखना है तो कंटिन्यूअस वाले में देख लो कैपिटल यहाँ है, n भी है, लेकिन डिस्क्रीट वाले में देख लो, डिस्क्रीट वाले में स्मॉल n है। चलिए अब हम लोग मेरिट और डिमेरिट अर्थमेटिक मीन का देखते हैं, साथ साथ उसका यूज या एप्लीकेशन क्या है वो भी जान जाएंगे। पहले हम लोग मेरिट देख लेते हैं कि सबसे पहले तो बात यह है कि ये रिजिडली डिफाइंड है, यानी कि इसके फॉर्मूले में या इसका जैसे मेथड है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता है, वो एक पर्टिकुलर चीज है उसी के मेथड से वो करना है, यानी कि आंसर जो होने वाला है वो सेम आने वाला है। इट इज इजिली टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट एंड कंपेरेटिव, यानी कि ये आराम से निकाल लोगे और दूसरे वैल्यू से यहाँ पर कंपेरिजन आसान से हो सकता है। ये सारे ऑब्जर्वेशन के बेस पे होता है। देखियो कि पूरे जो xi था वो पूरे वैल्यू को लेकर हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट कर रहे थे, यानी कि आंसर निकालने जा रहे थे। एटलीस्ट कहता है कि अगर सैंपल में थोड़ा फ्लक्चुएशन हुआ, यानी कि कहीं से ज्यादा कहीं से थोड़ा सा कम वैल्यू ले लिया गया, कोई ज्यादा अमीर है कोई थोड़ा ज्यादा गरीब है, ऐसे कुछ वैल्यू आ गई तो क्या होगा, यहाँ पर जो आंसर होगा उस पर थोड़ा ज्यादा इफेक्ट नहीं करने वाला, बहुत कम इफेक्ट करेगा। ये कहता है कि आगे आने वाले कोई भी अगर हम लोग चाहेंगे ट्रीटमेंट में या कैलकुलेशन में यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि इट इज यूजफुल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, यानी कि आने वाले पहले हम लोग आंसर निकाल चुके हैं, उसको कहीं यूज होगा तो उसको वहां पर यूज करके और आंसर निकाल सकते हैं। या सिंपल से ये भी कर सकते हो कि मान चलो कि हमारा ऑब्जर्वेशन था उससे हम लोग एल्जेब्रिक यहाँ पर आंसर निकाल लिया अर्थमेटिक मीन, फिर कोई दूसरा वैल्यू का दूसरा आदमी आके कहता है कि ये भी कुछ वैल्यू है उसी में ऐड कर दो और फिर निकालो, तो वो बिल्कुल हो सकता है और आंसर सही आने वाला होता है। यहाँ डिमेरिट क्या है कि लोकेशन, ये ग्राफ देखो, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय द इंपेक्शन
और कैन नॉट बी लोकेटेड थ्रू द ग्राफ। पहली बात तो ये ग्राफ पे लोकेट होने वाला नहीं रहा, ग्राफ पे लोकेट होता है तो वो इजिली अंडरस्टैंडेबल होता है और आराम से कंपेरेटिवली समझ सकते हैं। यहाँ पर इट इज वेरी मच अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन और वैल्यू। अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन वैल्यू देखोगे तो बहुत ज्यादा है सारे के कंपेयर में, तो पूरा जो हम लोग की अर्थमेटिक मीन होता है वो उस ज्यादा वैल्यू की तरफ शिफ्ट हो जाती है। इसका मतलब हम लोग का आंसर जो है वो गलत आने लगता है। अगर हम लोग एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन को देखें तो उस पर अफेक्ट करता है। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इवन अ सिंगल ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग, यानी कि एक भी वैल्यू जो है वो हमारा मिस कर जाएगा, यानी कि नहीं रहा तो हम उसके अर्थमेटिक मीन को नहीं निकाल सकते, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, गलत आंसर आने लगेगा। समटाइम इट प्रोवाइड द एब्रास्ड रिजल्ट, यानी कि कभी कभार ये जो होता है कि जो रिजल्ट आना चाहिए था कि लगभग इसका ऑब्जर्वेशन एवरेज जो है बीच वाले का वैल्यू आना चाहिए, ये नहीं आता है, गलत आंसर भी दिखाना शुरू कर देता है। यानी कि कुछ ये वाला जो चीज है वो इसके ऊपर ही डिपेंड करके आंसर हम लोग का जो है गलत दिखाने लगता है। यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू आएगी उसकी तरफ शिफ्ट होगा, उसका आंसर जो गलत होगा आना चाहिए कुछ, आ जाएगा बड़ा वैल्यू। यहाँ पर देखो इट कैन नॉट बी कैलकुलेट फॉर द ओपन क्लास इंटरवल। अगर क्लास इंटरवल कुछ इस तरीके का है 10, 20, फिर यहाँ पे 21 और यहाँ पर मान लो कि 30, ऐसे यहाँ पर 11 मान लो 11, यहाँ पर 31, यहाँ पर 40, ऐसे क्लास इंटरवल रहेगा तो यहाँ पर ये कैलकुलेट होने वाला नहीं रहा। देखे होगे कि एक भी ऐसा हम कैलकुलेशन नहीं करवाए हैं कोई भी मेथड का यूज करके। ये था हमारा मेरिट डिमेरिट। अब यहाँ पर देख लो एप्लीकेशन, ये डिमेरिट मेरिट और एप्लीकेशन जो है आता है। एक बार तुम कोशिश करोगे ना ऐसे कंपेयर करने का, ये पहले रिजिड था तो अच्छे से कैलकुलेट हो जा रहा था, सारे ऑब्जर्वेशन के बेस पे था, वो सैंपल पे फ्लक्चुएशन बहुत कम हो रहा था और एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए आगे फर्दर यूजफुल है। ऐसे करके थोड़ा कहानी बना के लिखोगे ना, मतलब लर्न करने की कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा, और चाहोगे तो इससे अपोजिट कर करके भी ऐसे लर्न कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो एप्लीकेशन और यूज अर्थमेटिक मीन का क्या होने वाला है। कहता है कि ये एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट में यहाँ पर यूजफुल होगा, जो हम लोग का मेरिट था उसी से यहाँ पर यूजफुल पहला बन चुका है। मान लो यही बात हुआ ना कि हम कुछ वैल्यू निकाले, इतने मान चलो कि हम उत्तर प्रदेश के वैल्यू निकाले हैं और उसका कोई मतलब सैलरी अपने कॉलेज की हम टीचर की सैलरी का एवरेज निकाले हैं। अब दूसरा कोई आता है कहता है कि ये जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी से जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज है सारी का टीचर की जो है वो सैलरी को एवरेज निकालो, तो क्या करोगे अपने कॉलेज का फिर से निकालोगे? नहीं, उसको चुपचाप से वैसे ही ऐड कर दोगे, वो एक ऑब्जर्वेशन की तरफ बन जाएगा। ये अलजेब्रिक ट्रीटमेंट हो गया। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट एनी स्क्वायर इन द स्पोर्ट सच एज क्रिकेट। ये जो होता है वैल्यू जो होता है वो अनुमान लगाया जाता है कि आगे वाली क्रिकेट वाली मैच जो है वो जीतने की संभावना कितनी है, जीतेगी कि नहीं जीतेगी। यहाँ पर देखे होगे कि बोले होगे 616, मतलब जो धोनी होता है वो छक्के पर छक्का मारता जाता है तो उससे प्रोबेबिलिटी निकाल के या इससे एवरेज निकाल के बताया जाता है कि इस वाले साल ये कितना वैल्यू निकाला था, वो इसमें यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन द मेनी डाइवर्स फील्ड। कहता है कि अलग अलग फील्ड में ये यूज होता है, जैसे कि इकोनॉमिक, एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट जो है इसमें भी यूज होता है, अलग अलग फील्ड है ये। इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ मेजरिंग द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का जो एवरेज टेम्परेचर होता है अर्थ पे उसको भी यहाँ पर मेजर करने का काम करता है। एवरेज वर्ड आ जाएगा समझ जाना अर्थमेटिक मीन, या कह सकते हो कि मीन, मीडियन, मोड तीनों में आ सकता है। इट इज लेकिन मैक्सिमम टाइम अर्थमेटिक मीन को ही हम लोग एवरेज के नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर द एनुअल रेनफॉल ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। कोई पर्टिकुलर एरिया में कितने लगभग रेनफॉल होने वाले हैं पूरे साल के, पिछले साल से कंपेयर कर करके यहाँ पर बताया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ अच्छा नया सीखे हैं। और यहाँ पर जो एक तरीका फिर मैं लास्ट में बोल रहा हूँ कि जो भी हम लोग मेथड को सॉल्व किए हैं फार्मूला एग्जाम्पल के थ्रू, तो उसमें क्या है कि सबसे पहले आपको फार्मूला को लर्न कर लेना है, स्टेप डेरिवेशन में कौन सा फार्मूला है उसके टर्म को लर्न कर लेना है और उसी टर्म के हिसाब से अपना कॉलम बनाते जाना है और सॉल्व कर लेना है। वीडियो का ये लास्ट है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मुझे नहीं मालूम कि लाइक सब्सक्राइब ये सबसे क्या होता है एक्चुअली, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो बच्चे अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि कोचिंग चलती है यहाँ पर ग्रेजुएशन की, अलग अलग 1,000 2,000 पर मंथ यहाँ फीस लगता है और बच्चे बैठते हैं 50-60 ऐसे लगभग। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि, मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो बच्चे अफोर्डेबल नहीं है, पैसा नहीं है, वो पढ़ना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा भी अगर समझ में आता है तो उन बच्चों को यहाँ ज़रूर से ये बताइए कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस पढ़ाया गया है, डीप एंड क्लियरली सब कुछ समझाकर। अगर कोई क्वेश्चन भी रहता है तो मैं आपको
1 दिन से 2 दिन के बीच में ही, पहले ही 24 आवर्स टू 48 आवर्स के अंदर ही मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूं। देखोगे कमेंट में सारे पर लगभग क्या पूरे 99% से ज़्यादा ही पे मैं कमेंट बता चुका हूं कि आपको यहाँ पर अभी हाल ही में एक बच्चा जो था वो अभी कल उसका एग्जाम है, वो पूछ रहा था कि प्रीवियस ईयर पेपर, लेकिन मैं उस कॉलेज का नहीं हूँ और ना ही मैं उस साइड जाता हूँ। ये मेरठ जो है थोड़ा दूर है मेरे से, मैं उधर नहीं गया, लेकिन मैं अपने दोस्तों से कांटेक्ट कर करके कैसे भी उसका मैं अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाया और उसको अपलोड करके उसको मैं बताया। साथ साथ ये भी बताया हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ के जाना जरूर लास्ट टाइम में। आप कमेंट करिए, फ्री है आपका फीडबैक देना, अच्छी बात बुरी बात जो भी देना है दे सकते हो। तो यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बात करेंगे दूसरे वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।